ओके। सो आज हम बिजनेस एक्सपेंसेस डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से तरह के बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी में, कि जो हमें डिडक्शन मिलता है उससे हमारा इनकम कम हो जाता है। जैसे हमने 500 रुपये की इनकम कमाई और उसमें से 300 रुपया $300 डिडक्शन है, $500 इनकम है, $300 डिडक्शन है, तो क्या हो गया, $200 का प्रॉफिट हुआ। उस पर टैक्सेबिलिटी बनेगी, तो उसको बोलते हैं बिजनेस एक्सपेंसेस। तो कौन कौन से तरीके के एक्सपेंसेस हमें अलाउ है वो हम देखेंगे। सबसे पहला है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन मतलब जो भी हमने हमारे वर्कर्स को या जो भी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनको सैलरी वगैरह देते हैं, दैट इज़ कंपेंसेशन। वो हमें डिडक्ट करने को मिलती है, सो दैट इज़ कंपेंसेशन। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, ये हम और डिटेल में समझने वाला है बाद में। अभी इसको यहाँ पे इतना सिर्फ कंपेंसेशन मतलब इतना समझ लो कि सैलरी और वेजेस। उसके बाद है COGS। COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर आपका दो चीज़ें हो सकती है, इधर यू आर इन्वॉल्व इन लाइक मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, या तो आप इन टाइप के बिजनेस में हो गए, आप कुछ बना रहे हो या तो फिर कुछ लेके बेच रहे हो ट्रेडिंग बिजनेस में, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रहेगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या आता है, देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट लेबर माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। मतलब आपके पास जितना पड़ा है और जो नया खरीदा और उसमें से जो क्लोजिंग पड़ा है वो, इसको हम ऐसे सब कुछ प्लस करके बाद में क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करेंगे। सो जो मिलेगा दैट इज़ आवर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS। जो सिर्फ मतलब कुछ गुड्स होना चाहिए, तो या तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होगा या तो ट्रेडिंग इंडस्ट्री में। यानी ऐसे सर्विस सेक्टर में ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर्विस में कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो होगा ही नहीं। तो इसमें मोस्टली क्या आता है, रॉ मटेरियल और परचेस वो वगैरह सब आता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यही है। तो आप क्वेश्चंस वगैरह बाद में करना सॉल्व। ये मैंने पहला देखा हुआ है, कुछ है नहीं इसमें, कुछ आएगा तो विल डिस्कस। ओके। ओ लाइक वी डू हैव अ क्वेश्चन, सो लेट्स सॉल्व इट। देखते हैं क्या होता है। ठीक है। इसमें हमने जगह नहीं छोड़ी है, जगह नहीं छोड़ी। देखो ये सारे एक्सपेंसेस है वो हम धीरे धीरे करके डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले COGS का एक एग्जांपल देखते हैं। देखो COGS एग्जांपल में ऐसा है कि बिगनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है आप लोगों को। बिगनिंग इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, समझ लो 5,000 है। और देखो अलग अलग होता है ना, मैंने बोला ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री होती है। मैन्युफैक्चरिंग में ये रहा अपना रॉ मटेरियल और ये है अपना फिनिश गुड्स, मतलब जो तैयार होकर पड़ा हुआ है सिर्फ बेचना बाकी है। सो 5,000 ओपनिंग इन्वेंट्री है रॉ मटेरियल की, और 10,000 ओपनिंग इन्वेंट्री है फिनिश गुड्स की। वैसे ही क्या था, हमने पढ़ा था ना, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दे रखी है 6250, ये माइनस होगा तो इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है 4700। ठीक है। परचेस दिया हुआ है, अभी देखो परचेस में वो नहीं बताया हुआ कि रॉ मटेरियल का है कि फिनिश गुड्स का है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ऑब्वियसली परचेस क्या होगा, रॉ मटेरियल का ही होगा। रॉ मटेरियल खरीद के उससे हम बनाएंगे तभी जाके तो फिनिश गुड्स बनेंगे। तो परचेस कितना है रॉ मटेरियल का, 17500। ऑब्वियसली दिस इज फॉर रॉ मटेरियल। फिर लिखा हुआ है कुछ हमने यूज़ किया है फिनिश गुड्स बनाने के लिए, फिनिश गुड्स बनाने के लिए यूज़ किया है, तो ऑब्वियसली वो रॉ मटेरियल ही हुआ हमारा, नहीं हुआ। और वो जो हम फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो कुछ भी लाए, उसका उसका वगैरह फ्रेट वगैरह लगा है। फ्रेट मतलब अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो मटेरियल लाने के लिए जो भी एक्सपेंस हुआ मतलब भाड़ा लगा है। सो वो 300 वो हो गया। फ्रेट सेल पे तो नहीं आता, सिर्फ परचेस का ही आता है। सो आपको ये बताना है इसमें से कि COGS क्या है। अब अपने हिसाब से बताइए, थोड़ा पॉज लीजिए और देखिए क्या है। एक और 2350 अमाउंट है, कुछ यूज़ हुआ है फिनिश गुड्स बनाने के लिए। फिनिश गुड्स बनाने के लिए कुछ यूज़ हुआ है 2350, और वो यूज़ हुआ है लिखा है, क्या लिखा है, यूज़ हुआ। तो ऑब्वियसली वो जो मटेरियल परचेस किया उसमें से ही तो यूज़ हुआ होगा। अगर वो अलग से है तो देखना पड़ेगा, अदरवाइज इसका कैलकुलेशन करो क्या आता है।
ये जो यूज़ हुआ है फिनिश गुड्स बनाने के लिए उसका वैल्यू है 2350, तो इसको हमने ऐड कर दिया जो यूज़ हुआ है वो उसको। तो इसको देखते हैं क्या आता है, कैलकुलेटर लाओ कर। मेरी बिलाओ। देखो 17,500 नहीं, पहले से देखे तो 5,000 प्लस 10,000 प्लस 17,500 प्लस 2,350 प्लस 300 माइनस 6,250 माइनस 4,700, 2,4,200 आंसर आया। ये मेरा आंसर है, ये गलत भी हो सकता है, सही है, लेकिन क्या आंसर आया इसका सबका? 2,4,200। ये कैसे आया? ये सब चीज़ें हमने ऐड कर दी, ये ओपनिंग प्लस परचेस प्लस मटेरियल यूज्ड इन फिनिश गुड्स प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब फ्रेट वगैरह लगा है ये चीज़ें फैक्ट्री तक लाने के लिए, और ये क्लोजिंग गुड्स था जो हमने माइनस कर दिया। तो इन सब में से प्लस करके इन दोनों को माइनस करो तो आपका आंसर आएगा 2,4,200। समझ आ गया? बाकी का ये जो है रेंट वगैरह दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, ये सब चीज़ें बनाने के लिए मैं एक जो फैक्ट्री लिया हुआ है मैंने, उसका रेंट में पे कर रहा हूँ, तो वो थोड़ी ना डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, वो तो P&L में आएगा, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं जाता। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओनली मटेरियल ही आता है, और मटेरियल लाने के लिए जो खर्चा लगता है वो मतलब भाड़ा और वो सब, मटेरियल बेचने के लिए जो खर्चा लगता है वो इसमें आता नहीं है। मतलब ये ऐसे वो ट्रेडिंग अकाउंट जैसे हो गया है ना। ट्रेडिंग अकाउंट ही होता है अपना, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है इंडिया में इसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें क्या होता है, इस साइड ओपनिंग इन्वेंट्री होता है, यहाँ पे सेल्स होता है, यहाँ पे परचेस होता है, या परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, या क्लोजिंग स्टॉक होता है। COGS माने क्या? ये सारी चीज़ें माइनस ये इतना है, ये आपका हो जाता है। मतलब सेल्स में से आप ये सारी चीज़ें माइनस करो तो हमें पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या मिलता है हमको? GP। GP यानी ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में से सेल्स में से ये सारी चीज़ें सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिल जाएगा? GP। या तो ट्रेडिंग अकाउंट पूरा बना के ये सब करो, या तो फिर क्या कर दोगे, सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू GP, सीधा मिल ही जाएगा आपको। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं, करो, चलो खुद से करो ये एग्जांपल। अब्दुल भाई, मैं ये व्यूअर्स को के लिए लिख देता हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है कुछ नहीं, ज़ीरो। जो परचेस किया हुआ है रॉ मटेरियल वो दिया हुआ है आपको 1,30,000, मतलब 135,000। उसका ये परचेस के लिए जो शिपिंग कॉस्ट लगा है, मतलब फ्रेट वगैरह लगा है, उसका वैल्यू दिया हुआ है आपको 1,585। फिर आपको डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, मतलब ये जो प्रोडक्शन करने के लिए जो भी कुछ लगा ये चीज़ें बनाने के लिए, तो डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है आपको 27,000। फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री में जो भी खर्चे होते हैं उसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, वो आपको दिया हुआ है 6,000। और क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है आपको 10,000। आप लोगों को बताना है पॉज करके गिनो कि अपना COGS क्या आएगा, क्या क्या COGS में इंक्लूड होगा, ये और क्या नहीं होगा। वो आप देखो, मेरे को ये पता है ये होगा, प्लस ये होगा, माइनस ये होगा। अभी इन तीनों में से क्या होगा या क्या नहीं होगा वो आप लोगों को कैलकुलेट करके पॉज करके बताना है आंसर। ठीक है? तो ये था ये सॉरी मार्जिन। गाइस, पहले ये भूल से लिख गलती हो गई, यहाँ पे 35,000 है, 1,35,000 नहीं है। ओके, सॉरी। अभी कई लोगों का आंसर होगा ये 53,585, क्यों? कि इन लोगों ने ये नहीं गिना होगा 6,000। होती है, हमारी भी गलती होती है, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड इज़ अ लाइक इट्स अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये चीज़ें बनाने के लिए ही यूज़ होता है। चीज़ों के जैसे डायरेक्ट लेबर यूज़ होता है चीज़ें बनाने के लिए, वैसे ही फैक्ट्री ओवरहेड भी यूज़ होता है चीज़ों को बनाने के लिए। सो मतलब ये डायरेक्ट कॉस्टिंग है टुवर्ड्स द प्रोडक्शन। ऐड हो तो ये जाएगा। सारा भी ऐड हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे। गिनते हैं, 0 प्लस 35,000 प्लस 1,585 प्लस 27,000 प्लस 6,000 माइनस 10,000। सो द करेक्ट आंसर इज 59,585। ये सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट देखते हैं, आपको क्वेश्चन पूछना है कि थियरी समझानी है। चलो एक और क्वेश्चन हो जाए।
कि हम कुछ चीज़ें परचेस करते हैं, आपको सिर्फ COGS निकालना है फिर से, ठीक है। आपको COGS फाइंड करके देना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि हमने परचेस किया है। परचेस से पहले आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दे देता हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री है आपकी 55650। आपका परचेस है 72,000। आपका ये परचेस करने के लिए फ्रेट लगा है, भाड़ा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा है आपका 3550। अब एक और फ्रेट लगा है आपका फॉर सेल ऑफ गुड्स। आपने जो गुड्स बेचा उसके लिए आपने भाड़ा दिया है 1750। और आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है 42,500। देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेस, परचेस से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, सेल से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन और क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन लोगों का सारा कैलकुलेशन करके आप बताइए कि कितना हमारा COGS होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हो, तब तक हम गिनते हैं। 55650 प्लस 72,000 प्लस फ्रेट आएगा, ये वाला नहीं आएगा सेल के लिए, माइनस 42,500। सो 88,700 मेरा आंसर आया है। क्लियर, 88,700। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, देखते हैं क्या है। और ये बिल्कुल सही आंसर है, बिकॉज ये फ्रेट ये नहीं आएगा ना, बिकॉज इट इज़ फॉर सेल। सेल करने के लिए जो भी आता है दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन COGS। राइट, गुड। अगर आप लोगों का ये आंसर आया है तो सही है, आपको COGS थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। नहीं आया है तो आपको COGS में अभी थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। एक और क्वेश्चन देखते हैं चलो प्रैक्टिस के लिए। कुछ हम मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। सो उसमें कुछ ना कुछ है, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि ओपनिंग इन्वेंट्री दी गई है हमें 20,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी गई है हमें 30,000। ये आपको पता है कि ये क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करनी होती है, ठीक है। एक और, रॉ मटेरियल हमारा है 60,000, फिर डायरेक्ट लेबर हुआ है 50,000, मटेरियल और चीज़ें हमने खरीदी है 50,000, फिर रॉ मटेरियल को ये जो लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा फ्रेट, वो हो गया 1,000 गुड्स। फिर ये बना के हमने जो बेचा सेल, उसका और 1,000 फ्रेट है। फ्रेट शिपमेंट कॉस्ट हुआ सेल के लिए। प्रोडक्शन के लिए जो ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ओवरहेड्स मतलब प्रोडक्शन के लिए जो भी एक्सपेंसेस हुए वो कितने हैं 10,000। फिर बोलता है कि एक डोनेशन किया है हमने चैरिटी में, मतलब जो डोनेशन किया है, इन्वेंट्री का डोनेशन किया है, किसका, इन्वेंट्री का डोनेट कर दिया हमने, वो किया है $1,000। और ये जो डोनेट किया हमने इन्वेंट्री, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी $3,000। तो अगर हमें डोनेट नहीं करते, बाहर बेचते, तो 3,000 में बेचते, ऐसा, ठीक है। बाकी का मैंने आप सब लोगों को बता दिया। तो मेरे को डोनेशन के बारे में आपको कुछ बताना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डोनेशन ऑफ इन्वेंट्री। अगर आपने डोनेशन किया है इन्वेंट्री का, तो कैसे आप उसका कैलकुलेशन करोगे। तो क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ FMA विच एवर इज लोअर, क्योंकि आपका तो कॉस्ट ही गया, आपने थोड़ी बाहर बेचा है। सो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री विच एवर इज लोअर, कॉस्ट ऑफ FMV, इन दोनों में से जो कम है वो आपको वैल्यू लेना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ COGS। लेकिन क्या बोल रहा है कि इफ इन्वेंट्री इज नॉट इन द ओपनिंग इन्वेंट्री, तब जो आपने डोनेट किया वो ओपनिंग इन्वेंट्री में नहीं था माल, मतलब इस साल आपने परचेस किया, इस साल आपने डोनेट कर दिया। इस साल आपने परचेस किया तो ओपनिंग इन्वेंट्री में तो होगा नहीं, और इस साल ही आपने बेच दिया, ऐसा सिनेरियो है। इस साल खरीदा तो अपनी इन्वेंटमेंट कहाँ से आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री, मतलब लास्ट टाइम का क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री पता चलता है क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब लास्ट टाइम का जो पड़ा हुआ माल है वो इस साल ओपनिंग बन जाता है। तो इस साल हमने खरीदा था वो थोड़ी ना ओपनिंग इन्वेंट्री में आएगा, वो तो परचेस में आएगा। सो इस साल हमने खरीदा तो वो ओपनिंग इन्वेंट्री में नहीं आता, वो परचेस में आता है। तो इस साल खरीद के इस साल ही बेच दिया, तो उसका तो मतलब बेच नहीं दिया, डोनेट कर दिया, तो वो तो COGS में नलीफाई हो जाएगा ना, उसका इम्पैक्ट। परचेस आएगा और माइनस करोगे आप डोनेशन टू चैरिटी। माइनस क्या करने वाले हो, कॉस्ट ऑफ FMV विच एवर इज लोअर, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ही होती है जनरली, बहुत रेयर केसेस होती है जिसमें FMV भी लोअर जाती है। लेकिन कॉस्ट आपने 1,000 में खरीदा,
1000 का बेच दिया, डोनेट कर दिया, तो ये तो नलीफाई होगा, प्लस माइनस हो गया। तो ऐसा बोला जाता है कि इफ यू हैव परचेज द मटेरियल इन दिस ईयर एंड यू हैव ऑल्सो डोनेटेड द मटेरियल इन सेम ईयर, देन आपको कुछ माइनस नहीं करना चाहिए, लेस करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार खरीदा, इस बार बेच दिया। लेकिन अगर ओपनिंग इन्वेंट्री में था, मतलब लास्ट टाइम का खरीदा हुआ पड़ा था, इस साल कुछ खरीदा ही नहीं आपने, और फिर आपने डोनेट किया, तो आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐड तो हुआ ही नहीं, तो माइनस करना पड़ेगा। तो क्या लिखता है, इफ इन्वेंट्री इज नॉट इन ओपनिंग इन्वेंट्री देन यू कैन नॉट क्लेम चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन। ओपनिंग इन्वेंट्री में है ही नहीं, तो आप चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मान सकते, परचेस के सामने हटा दो उसको, चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको। देखो माइनस करने को तो मिलेगा ही, ओपनिंग में है कि नहीं है, क्योंकि डोनेट किया है, लेकिन चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन आपको डिडक्शन मिलेगा नहीं जब तक आपका वो ओपनिंग इन्वेंट्री में ना हो। इस साल खरीद के इस साल डोनेट किया, दैट इज नॉट चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, मना कर रहा है आईआरएस। बेसिस, ओके बेसिस तो ठीक है। सो हमें ओपनिंग इन्वेंट्री से क्या रिमूव करना है, कॉस्ट ऑफ एफएमए व्हिचएवर इज लेस। और चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन कितना माना जाएगा, देखो ये एग्जांपल भी मैंने लिखा हुआ है कि आपका समझ लो कि ओपनिंग इन्वेंट्री में $400 था, 600 उसका एफएमई अभी चल रहा है, और ये आपने डोनेट कर दिया, तो आपने डोनेट अगर बेचते तो 600 रुपये मिलते, और 400 आपकी कॉस्ट है, 200 का फायदा होगा, लेकिन वो फायदा आपने जाने दिया, सो दैट 200 विल बी कंसिडर्ड एज चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन। ये पूरे का पूरा 600 चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता। अभी समझ लो इस बार खरीदा, इस बार ही बेचा, तो एफएमवी में तो क्या तंबू का चेंज हुआ होगा, कुछ चेंज ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि इस बार खरीद के इस बार बेचने में कितना चेंज हो जाता है। इस बार जैसे हमने ये कैलकुलेटर खरीदे 100, ये कैलकुलेटर बेच डोनेट कर दिए कहीं पे स्टूडेंट्स को, थोड़ी ना एफएमवी इसकी चेंज होता थी ऊपर नीचे, बिकॉज टाइम कम हुआ है। लेकिन समझ लो कि ये कैलकुलेटर बहुत पहले खरीदे, जैसे ये गोप्रो हमारे पास है, इस बार खरीद के इस बार डोनेट कर दिया, थोड़ी ना एफएमवी बहुत सारी चेंज हो जाएगी। लेकिन 2-3 साल पहले का खरीदा हुआ है आज, तो एफएमवी कॉस्ट से भी कम हो जाएगी, ये अभी कौन लेगा ये। सो अगर एफएमवी और उसमें डिफरेंस है तभी आपका चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन माना जाता है, अदरवाइज चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाता। हाँ, ये इन्वेंट्री में से तो माइनस होगा ही होगा। ठीक है, आप इतना बताना था मेरे को, अभी आप अपना दिमाग लगाओ थोड़ा, और ये एग्जांपल के बारे में बताइए कि क्या होगा। ठीक है, ये वाला एग्जांपल है आपके सामने, बताइए, गिनिए वीडियो को पॉज करके, तब तक हम भी ट्राई करते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या, इसमें वो लिख लेना, ये जो इन्वेंट्री डोनेट किया ना, ये जो डोनेशन किया हुआ इन्वेंट्री का, वो ओपनिंग स्टॉक में था, ये ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड था। तो हमें क्या देखना है, देखो डिस्कस करते हैं, कॉस्ट और एफएमवी। कॉस्ट कितना है, $1000, एफएमवी $3000, उसमें से कम क्या है, $1000। तो $1000 कम हो गए कहाँ से, इन्वेंट्री से, मतलब सीओजीएस में इतना कम होगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी कि $2000, वो किस में जाएगा, चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन। समझ आया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालो आप, कितना आएगा, आया, नहीं आया। देखो मेरा आंसर है इसमें 1,60,000, 160,000। कैसे है मैं आपको समझाता हूँ, देखो ये प्लस होगा 20,000 ओपनिंग इन्वेंट्री, लिखो कैलकुलेटर में 20,000, फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होगा, लिखो -30,000, रॉ मटेरियल प्लस होगा, लिखो +60,000, परचेस करने के लिए जो भी फ्रेट लगा वो भी प्लस होगा, लिखो +1000, फिर ये जो डायरेक्ट लेबर लगा वो भी प्लस होगा, लिखो +50,000, डायरेक्ट मटेरियल भी प्लस होता है, लिखो +50,000, प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन बनाने के लिए जो भी खर्चा होता है वो ऐड होता है, लिखो +10,000। ये फ्रेट सेल के लिए है, तो सेल के लिए जो भी शिपिंग कॉस्ट लगा है वो सीओजीएस में कैलकुलेट नहीं होता। और अब ये डोनेशन है इन्वेंट्री का किया हुआ 1000, और एफएमवी है 3000, तो वो तो मैंने बता ही दिया कि इस दोनों में से कम क्या है, 1000, तो ये 1000 किस में से लेस होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री में से, तो करना पड़ेगा ना मेरे को -1000। तो इतना मतलब ये इतना करोगे तो आपका आएगा आंसर 1,60,000, ये आपका हो गया सीओजीएस। अच्छा, तो ये 2000 का क्या करेंगे,
ये आपका पीएनएल में जाएगा। देखो होता है ना एक ट्रेडिंग, जीपी के बाद एनपी आता है, नेट प्रॉफिट। तो जीपी और एनपी के बीच जो भी सारे एक्सपेंसेस, जो भी सारे डिडक्शन हमें क्लेम करने मिलते हैं वो इधर आते हैं। तो इसमें से एक आएगा चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, वहाँ पे अमाउंट आएगी 2000। वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड एफएमवी। समझ आ गया सीओजीएस? ये सेम एग्जांपल मैंने ऊपर ही दिखाया है आपको, अभी दिखाया। देखो ये रहा एग्जांपल, ठीक है। 400 कम होगा, देखो यहाँ पे लिखा है ना 400 में क्या लिखा है, मस्ट बी रिमूव फ्रॉम ओपनिंग इन्वेंट्री, जो भी कॉस्ट है, और जो एफएमवी है वो। तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि जो $200 है, दैट विल बी कंसिडर्ड चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन। चलो ग्रेट, नेक्स्ट। ओहो, वाओ। चलो कुछ इजी सा ही है। आपको डिटेल्स दे देता हूँ, एक एग्जांपल और सॉल्व करेंगे हम, एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे गाइस। वो एग्जांपल इस तरीके से है कि ऐसा ये हो रहा है, ये जूम नहीं हो रहा है। अच्छा, सिंगल फिंगर इज नॉट वर्किंग। कुछ सेटिंग करना पड़ेगा भाया, कुछ तो है। फिंगर्स ट्राइंग ऑन, जाने दो, अभी काम करते हैं, ठीक है। उसमें है ओपनिंग इन्वेंटरी दिया हुआ है आपको। ओपनिंग इन्वेंटरी तीन चीज़ें है इस बार, देखो। रॉ मटेरियल है, WIP वर्क इन प्रोसेस है, और फिनिश गुड्स दिया हुआ है। तो जो ओपनिंग इन्वेंटरी है, ओपनिंग, तो ये सारी चीज़ें आपको दिया हुआ है, तीन तरह के मटेरियल है आपके यहाँ। उसमें से ओपनिंग इन्वेंटरी कितना दिया हुआ है सब लोगों का? इसका दिया है 14,000, इसका दिया है आपको 20,000, इसका दिया है आपको 100,000। फिर साथ ही साथ एंडिंग भी दे रखा है, एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल है आपके पास 15,000, एंडिंग है तो माइनस करेंगे तो ब्रैकेट का रहा हूँ। वर्क इन प्रोसेस का है 12,000, और फिनिश गुड्स का है 110,000। ओके, आगे फिर बोला गया है, परचेज किया है आप लोगों ने, क्या किया है? परचेज। वो किसका है बोला नहीं है, लेकिन दैट इज़ $2 million। ओके, दिस इज $2 million ऑफ परचेज। फिर फैक्ट्री की सैलरी दिया हुआ है, फैक्ट्री की सैलरी, सैलरी दी लेकिन किसकी? फैक्ट्री। सो दैट इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेबर चार्जेस डायरेक्ट लेबर ही हुआ, वो सैलरी है 200,000। एक और सैलरी दी है, दैट इज ऑफिस सैलरी, लाइक सेल्स के लिए, जो हमने सेल्स किया ना उसके लिए उन वो स्टाफ को हमने सैलरी दिया। हिंदी में बात करिए। तो दैट इज 50,000। क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो आपके ऊपर है, मैं आपको समझाता जा रहा हूँ कि किसके लिए क्या किया है। फिर मैन्युफैक्चर हमें प्रोसेस करना था, उसके लिए हमने कुछ केमिकल्स वगैरह परचेस किए हुए हैं, एंड वो केमिकल परचेस की कॉस्ट है $10,000। ऑफिस सप्लाईज, हमने ऑफिस के लिए कुछ बाय किया है, फैक्ट्री के लिए नहीं, प्रोडक्शन के लिए नहीं, ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस के लिए कुछ बाय किया है, दैट इज़ $5,000। और जो रॉ मटेरियल हमने परचेस किया उसके लिए उस पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा था, यानी कि फ्रेट इन जो लगा था कॉस्ट, दैट इज़ $3,000। तो आपको इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके ऊपर से आपको बताना है कि COGS क्या होगा। पॉज करके गिनिए, हम गिनते हैं। जो 14,000 प्लस 20,000 प्लस 100,000, ये सारा पूरा ऐड कर दिया हमने। माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस 15,000 माइनस 12,000। आपका क्या आंसर है अब्दुल? 24,22,000। मिलियन और उसमें बोलो अभान। 12,000 माइनस 110,000 प्लस होगा ये 2 मिलियन, प्लस होगा 200,000 बिकॉज इट्स फैक्ट्री। देन 10,000 परचेस कुछ किया, प्लस 3,000 14, और या हो गया इतना ही आएगा। ये तो आएगा नहीं बिकॉज इट्स फॉर सेल्स और ऑफिस। तो मेरा आया 2,000,000, 2.21 आया मेरा तो भाई। आपका अलग आया। मेरा आंसर आया 2.21 मिलियन, ये आंसर आया मेरा।
अब्दुल का कुछ अलग आ रहा है, आप लोगों का देखो क्या आ रहा है। अगर ये आंसर आ रहा है तो सही है कि गलत है, वो देखते हैं। मैं भी गलत हो ही सकता हूँ। क्या है आपका? 2224। आपका तो है ही नहीं कहीं पे इसको। चलो मेरा आंसर सही है। मैंने अभी समझा अभी कि सही कैसे। मैंने उसकी वजह से अलग ही लिखा था, जो नहीं आता है। जो आएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस मतलब वो मटेरियल तो है ही ना हमारा, गुड्स तो है ही। वर्क इन प्रोसेस मतलब आधा अधूरा है बना हुआ, तो उसको गिना तो जाएगा ही वर्क इन प्रोसेस। समझ गए भाया? तो ये था हमारा COGS के ऊपर एक वीडियो। COGS हमने पढ़ लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। COGS का तो हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इट्स सेल्स टैक्स। क्या लिखा हुआ है? सेल्स टैक्स कलेक्टेड। अभी देखो, सेल्स टैक्स क्या होता है ना, कि जब भी आप कोई भी चीज़ बेचते हो तो उस पर सेल्स टैक्स लगता है। तो वो सेल्स टैक्स तो आप किससे कलेक्ट करोगे? सामने वाले से ही। अब मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कि इफ़ पेएबल टू अथॉरिटीज़, मतलब आपको ये सेल्स टैक्स आगे किसी को देना है, देन उसको आपको नॉट टू बी इंक्लूडेड, इनकम में ऐड नहीं करना है। अगर नॉट पेएबल टू अथॉरिटीज़, अथॉरिटीज़ को पे नहीं करना है, तो इंक्लूड कर लो इनकम में। अभी इसका क्या मतलब है मैं आपको समझा रहा हूँ नीचे, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन कि क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। अभी देखो क्या लिखा है। सेल्स टैक्स क्या होता है पहले तो वो समझिए आप। तो समझ लो कि ये एक इंसान है, वो अपना ऐसा एक स्टोर खोल के बैठा है, ठीक है। यहाँ पे वो कई सारी चीज़ें को बेचता है। कोई कस्टमर आया उसके दुकान में, टिक 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 टिक, आई वांट समथिंग, ये इसको दे दिया और ये खरीद के, इस अब की बार इसके पास थैली भी है, खरीद के चला गया। अभी ये खरीद के चला गया तो ये अपने दुकान में आया। समझ लो इसने $1000 का परचेस किया कुछ, तो इससे हमने टैक्स भी लिया होगा। लेटर से टैक्स लिया हमने, 10% टैक्स गिन लेते हैं। टैक्स कितना लिया हमने? तो इसके पास से हम कितने पैसे लेंगे? $1000 तो गुड्स का, प्लस $100 टैक्स, और ये टैक्स को बोलते हैं सेल्स टैक्स। और टोटल कितना पैसा लगे हम उनसे? 1100। ये जो 1100 लिया उसका दो बाइफर्केशन होगा, एक तो $1000 और दूसरा $100। $1000 तो हमारे पॉकेट में जाएगा, और ये जो $100 है वो कहाँ जाएगा? गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़, यानी कि IRS के पास। देखो सेल्स टैक्स है तो ये जाता है जनरली स्टेट टैक्स, स्टेट के पास, ठीक है। तो $100 हमें किसको देना है? स्टेट को। ये हमारा इनकम थोड़ी है। तो इसका एंट्री क्या होगा कि समझ लो बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट 1100 टू सेल्स। सेल्स कितना हुआ? 1000। तो ये जो सेल्स है हमारी वो इनकम में जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जाएगा हमारे P&L में, हमारा इनकम है। और टू सेल्स टैक्स पेएबल और सेल्स टैक्स लायबिलिटी। सेल्स टैक्स लायबिलिटी कितना? $100। ये जाएगा हमारा बैलेंस शीट में। ये इनकम थोड़ी ना गिना जाता है, ये तो हमको गवर्नमेंट को दे देना है वापस। सो दिस इज नॉट इनकम। लेकिन कोई ऐसा टैक्स है जो हमने कलेक्ट कर लिया, वो गवर्नमेंट को हमने दिया नहीं। अगर हमने वो गवर्नमेंट को नहीं दिया, फ्यूचर में देने वाला है तो ठीक है, लायबिलिटी। लेकिन कोई ऐसा है कि हमको गवर्नमेंट को नहीं देना, देखो अगर गवर्नमेंट को नहीं देना तो हम ले भी नहीं सकते। हमको कहाँ अथॉरिटी है टैक्स कलेक्ट करने की? टैक्स कलेक्ट तो गवर्नमेंटल अथॉरिटीज करती है। अगर आप वैसे कर रहे हो तो आप गलत ही कर रहे हो। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको गवर्नमेंट को रीएम्बर्स नहीं करनी, वापस नहीं देनी, तो उसी केस में आपका इनकम, ये जो सेल्स टैक्स है वो इनकम में गिना जाता है। अदरवाइज दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर इनकम। लेकिन हमने देखा हुआ है हमारे यहाँ सारा सेल्स टैक्स इनकम में डाला रहता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। ये मैंने बहुत बारी बात की है कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है। लेकिन ठीक है, हम बॉस थोड़ी है, होता है जैसा होता है होने देते हैं, ठीक है। सो सेल्स टैक्स का टॉपिक भी हो गया कि दिस इज नॉट इनकम, वो समझ आ गया आई गेस आपको। ठीक है, एक और देख लेते हैं क्या है। देखो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, लेट मी सी, लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक। इंटरेस्ट एक्सपेंस देखते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस देखना है मेरे को। सेल्स टैक्स देख लिया। अच्छा एक है बैड डेट भी देख सकते हैं, बैड डेट थोड़ी देर बाद ये भी देख सकते हैं। बहुत कुछ लिखा हुआ है मैंने।
इंश्योरेंस एक्सपेंस लिखा हो, इंटरेस्ट एक्सपेंस, मेरे को इसमें इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट में क्या है, इंटरेस्ट मतलब जो भी आपने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है और उससे रिलेटेड जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल सीधा आपका चला जाएगा बैलेंस शीट में, इंटरेस्ट चला जाएगा आपका पीएनएल में। तो इंटरेस्ट आपको डिडक्शन के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो क्वेरी है। तो अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, तो आपको डिडक्ट करने को मिलेगा। बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो यू कैन नॉट डिडक्ट, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल क्या लिखा रखा है देखो, इन 2023 यू पेड 600 इंटरेस्ट ऑन अ कार लोन। एक गाड़ी ली है, उसका हमने $600 इंटरेस्ट पे किया है। उसमें से क्या बोला है कि कार इज 60% फॉर बिजनेस एंड 40% फॉर पर्सनल यूज। तो ऑब्वियसली 600 का 60% ही हमको डिडक्ट करने को मिलेगा, तो 36 यानी 360। तो 360 वी कैन क्लेम ऑन आवर बिजनेस अकाउंट। हो गया, सिंपल सी बात है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। व्हाई दिस टेबलेट इज लाइक हैंगिंग, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कुछ तो हुआ है। I have to check or I have to update at least. See, this is not working properly. ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं किसके, इंटरेस्ट एक्सपेंस के। लेट अस सी फ्यू एग्जांपल्स। एक एग्जांपल है कि कोई कैश मेथड फॉलो कर रहा है, कौन सी, कैश में आपको पता होना चाहिए दो मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, एक कैश और दूसरी अक्रूवल। अगर नहीं पता है तो कमेंट्स में बताइए, बता दिया जाएगा। और वो कुछ है, तो उसने क्या किया है, ड्यूरिंग द ईयर 25,000 का लोन बोरो किया है। कितना, 25,000 का लोन। और ये जो बोरो किया है वो बिजनेस के लिए बोरो किया है, 25,000 का लोन। ये उसने कब बोरो किया, जून 30 2022, जून 30 को बोरो किया इसने। दैट मीन्स कहने ऐसे जुलाई से ही गिनेंगे उसके एक्सपेंस। जून 30 मतलब जून तो खत्म हो गया, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 6 महीने के लिए इंटरेस्ट गिना जाएगा ना इसका। तो 25,000 का लोन बाय किया है, उसमें उसने एक लोन पेमेंट किया, उसको लोन वापस देना था, लेकिन लोन वापस देना था 25,000 प्लस 2,000 इंटरेस्ट, यानी वापस कितना देना था उसको, 27,000। तो उसने क्या किया, जितना अमाउंट बनता था 27,000, उसी को उसने बोल दिया कि ये लोन हमारा रिन्यू कर दो, और जो नया लोन का अमाउंट है ना वो 27 रख दो। बैंक को रिक्वेस्ट किया कि भाई बैंक, मुझे तेरे को 27 देना था ना, एक काम करो आप 27 का लोन वो लोन रिन्यू करके 27 का कर दो। मतलब इंटरेस्ट तो पे किया नहीं, और लोन लोन बढ़ा दिया, बोला कि लोन बढ़ा दो, तो हमने एंट्री कर दी बुक में कि हाँ भाई ठीक है लोन हो गया ऐसा। तो इसको कितना इंटरेस्ट डिडक्ट करने को मिलेगा, 2,000 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उतना क्वेश्चन है। या तो 2,000 मिलेगा, या तो 2,000 का 6 महीने का करो तो उस हिसाब से $1,000 मिलेगा, या तो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या बोलना है अब्दुल आपको, मुझे नहीं मिला। देखो सुनो मेरी बात, अकाउंटिंग एंट्री देखे अगर, तो जब इसने 25,000 का लोन लिया होगा ऑन जून 30, तो ऑन जून 30 एंट्री क्या हुई होगी, बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट कितना 25,000 टू, ऐसा नहीं, उसको पहले तो पता ही था कि इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट का एक्सपेंस चलो अभी बुक नहीं करते 20, क्योंकि वो कैश मेथड फॉलो कर रही है, कर रहा है, तो फिर पेबल बनता नहीं है। टू बैंक लोन कितना आएगा 25,000। भी उसने इंटरेस्ट पे किया होता तो एक एंट्री आती, क्या आती, इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कितना होता 2,000, बैंक लोन भी चला जाता क्योंकि पे कर दिया होता 25,000 टू बैंक अकाउंट जिससे पैसा गया होगा 27,000। ये एंट्री होता अगर पैसा दे दिया होता तो, 2,000 एक्सपेंस। लेकिन उसने तो पैसा दिया ही नहीं। तो अभी ये जो लोन 25,000 का था बैंक लोन, वो अभी 27 का करना है हमको। तो टू बैंक लोन अकाउंट 27,000, तो अभी इसको डेबिट क्या करेंगे, क्योंकि बैंक में पैसा तो आया ही नहीं, इंटरेस्ट एक्सपेंस डालेंगे कि नहीं डालेंगे वो पता नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट पे किया हुआ नहीं है। लेकिन ये 27,000 बोल दिया, मतलब किसी को पे करना तो है,
पे करना है दैट मीन्स पेएबल। पेएबल और पेड में डिफरेंस होता है। पेएबल अक्रूवल मेथड में आता है और पेड कैश मेथड का टाइप है कि अगर पे किया है तो कैश मेथड में मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है कितना मिलेगा? आंसर बताइए अब्दुल, जल्दी। समझा दिया मैंने केस पूरा। हजार। गलत। 2000 करूँ? मैं तो बोला कुछ मिलेगा ही नहीं, क्यों मिलना चाहिए? जी। जीरो। जीरो मिलेगा ही नहीं ना। वो इंटरेस्ट कब डिडक्ट कर सकता है? कब डिडक्ट कर सकता है इंटरेस्ट? जब वो इंटरेस्ट पे करता है हाँ, तो यहाँ पे तभी ना। कुछ पे किया क्या उसने इंटरेस्ट? नहीं किया। तो फिर इंटरेस्ट पे नहीं किया है तो कुछ इंटरेस्ट कुछ मिलेगा नहीं उसको। डिडक्शन डिडक्शन पे करो पहले तभी मिलेगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। एक और इंसान है, वो अक्रूवल मेथड यूज कर रहा है, कैश मेथड यूज नहीं करेगा। मतलब वो इंटरेस्ट पे करे कि ना करे, वो बन गया ना इंटरेस्ट तो उसको डिडक्शन मिलता है। ठीक है, अक्रूवल मेथड यूज कर रहा है, ठीक है। तो उसने भी सेम है, 25,000 का लोन लिया, उसमें 2,000 का इंटरेस्ट था, उसको 27,000 पे करना था। सेम केस पुराने एग्जाम्पल जैसा ही, लेकिन इसने ये पे नहीं किया, उसने उसने भी सेम मेथड ही किया। तो उसको रिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये देगा कितना? पूरा 2000। 2000 पूरा पूरा? सही बात है, 2 का 2000 मिलेगा, क्योंकि 2000 ऑब्वियसली इसको पता है ये कोई 6 महीने का ये ऐसा नहीं है कि ये पूरे साल का 12 महीने का इंटरेस्ट है। बोला ही गया है कि 6 महीने के बाद वापस देना ही है पैसा 27,000। दैट मीन्स दिस इज द लोन ऑफ, वो इंटरेस्ट 6 मंथ्स का ही है। तो 2000 पूरे पूरा उसको मिलेगा। क्लियर? तो उसका एंट्री क्या होगा इसका, अगर मेरे को एंट्री करना हो तो देखो कैसे होगा, समझाता हूँ। सबसे पहले तो क्या हुआ होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू बैंक टू लोन अकाउंट लिखता हूँ, चलो, टू लोन अकाउंट 25,000। फिर 30 दिसंबर आ गया, December 30 या 31, इस तारीख को क्या किया हमने, लोन पूरा रिन्यू कर दिया। तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये हमें एक्सपेंस डिडक्ट करने को मिलेगा। अकाउंट डेबिट 2,000, ये बैंक लोन, ये लोन पूरा उल्टा हो जाएगा ना, ये खत्म हो गया ये वाला लोन। तो लोन अकाउंट 25,000 टू रिन्यूड लोन, नई लोन जो हमने कराई वो 27,000। ये बैंक एंट्रीज भी आपको आनी चाहिए, अकाउंटिंग एंट्रीज भी साथ ही साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ट्राई करते हैं, कुछ नया देते हैं, नया बहुत हो गया पुराना। अभी आपने किसी, आपको किसी पार्टनरशिप में वो चाहिए था, पार्टिसिपेट करना था, मतलब आपको कुछ शेयर चाहिए था पार्टनरशिप में, ठीक है। तो उसमें उसको पार्टनरशिप में आपको कुछ पैसे देने थे, उसके लिए आपने 20,000 का लोन उठाया। कितने का लोन उठाया? 20,000 डॉलर्स। और जो पार्टनरशिप में आपको इन्वेस्ट करना था उसका क्या बोलते हैं कि जो मशीनरी था उसके बिजनेस में, उसका वैल्यू बन रहा था 60,000, 60,000। और जो उसका स्टॉक वगैरह कुछ भी था और कुछ, उसका वैल्यू बन रहा था 15,000। सो पार्टनरशिप की वैल्यू कितनी थी टोटल? 75,000 ही थी। और उसमें हमको पार्टनर चाहिए, मतलब उसमें हमको पार्टनर बनना था। तो क्वेश्चन ये है कि, अच्छा हाँ, ये जो लोन लिया उस पर उसने कितना इंटरेस्ट पे किया है पता है? 2,000। कितना इंटरेस्ट पे किया? तो क्वेश्चन ये है कि बिजनेस में, मतलब ये जो पार्टनरशिप है उसमें कितना इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। क्यों? मिलना नहीं चाहिए ना, ये आइडियली ऐसे ही होता
प्रपोर्शनेटली नहीं मिलना चाहिए क्या? लोन अगर पार्टनर की कितना मिलेगा, गिनो भाई गिनो, 2000 प्रपोर्शनेट करो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिकॉज ये पर्सनल लोन है, ये थोड़ी ना कंपनी का लोन है, बिजनेस का लोन है, पार्टनरशिप का लोन है। देखो, तो उस पर एक कैलकुलेशन है। मतलब कैलकुलेशन क्या है कि अगर आपने एक्टिव ट्रेड और बिजनेस करने के लिए जो भी चीज़ें लगती है आपको बिजनेस में, तो वो क्या चीज़ें लगती है? मेनली मशीनरी। तो वो कितना परसेंटेज है वो देखना पड़ेगा आपको। तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है? 60,000 डिवाइड बाय टोटल एसेट दैट इज 75,000 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना होता है? 80%। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्ट है उसका आपको 80% डिडक्शन मिलेगा। बिजनेस में डिडक्शन मिलेगा कहाँ पे? बिजनेस में। कहाँ पे डिडक्शन मिलेगा इसका? अब जो एक्टिव ट्रेड और बिजनेस के लिए जो भी एसेट होती है उसको डिडक्शन मिलता है, वो क्यों होता है वो ठीक है बाद में समझेंगे, लेकिन आपको ये अभी शिप लेनी है। कंसेप्ट याद रखना है कि एक्टिव ट्रेड और बिजनेस में जो भी चीज़ें होती है उसका लगता है, बाकी का नहीं लगता है। अभी आपको बताना है कि कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, कितना अदर कॉस्ट आएगा। तो दो लोन दिए रखी है आपको, मतलब कोई एक इंसान है कैश बेसिस फॉलो कर रहा है, ठीक है, उसने सिक्योर्ड लोन ले रखी है टू, और दो ही अलग अलग बैंक से, और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आपको। मतलब चलो इन्फॉर्मेशन क्या दिया है मैं आपको बता देता हूँ। पहला लोन दिया हुआ है, उसमें है दोनों का ही लोन का टर्म 10 साल है, ठीक है। ओरिजिनेशन फ़ी मतलब लोन वगैरह उसकी जो फीस वगैरह लगती है वो $1,000 लगी इस लोन में, लोन ए, इसको बोलेंगे लोन बी। यहाँ पे लगा $2,000। इसमें मॉर्गेज जो कुछ भी सिक्योर लोन है तो कुछ ना कुछ हमने प्रॉपर्टी वगैरह मॉर्गेज किया होगा, उसका जो कमीशन का एक्सपेंस बनता था वो मॉर्गेज करने के लिए वो 250, और यहाँ पे बना वो 500। एब्स्ट्रैक्ट फ़ीस मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की जो फ़ीस रहती है वो फ़ीस हुई इसकी 150, इसकी हो गई 300। रिकॉर्डिंग फ़ीस मतलब जो डॉक्यूमेंट हम रजिस्टर करवाते हैं नोटरी हमारे यहाँ जैसे होता है, वो रिकॉर्डिंग फ़ीस हो गई है 100, और यहाँ इस लोन की हुई 200। इंटरेस्ट दिया हुआ है 3 साल का, 3 साल का इंटरेस्ट दिया हुआ है 3 साल का। इसका है 5,000 और इसका है 7,000। भी क्या हुआ, December 31 को, तीसरे साल को, देखो ये लोन लिया है 2020 को और ये लोन लिया है 2023 को। ऐसे समझ लो कि मैं डेट ही लिख लेता हूँ, 1 January 20 एंड 1 January 2023। मतलब इस लोन से इस लोन का सफ़र कहाँ है, पूरा 20, 21 और 22, मतलब इस लोन को हमने यूज़ किया है 3 साल के लिए, तो उसका इंटरेस्ट हमें दिया गया है 5,000, ठीक है। तो क्या बोला है, December 31 तीसरे साल, यानी कि 23 को। December 31 तीसरे साल, 20 पहला साल, 21 दूसरा साल, 22 तीसरा साल। सो December 31 2022 होगा, क्योंकि 23 में तो फिर चौथा साल आ जाता है। मिस्टर मतलब जो भी है उसने पे कर दिया लोन, पहला लोन पे कर दिया, एंड पहले ही पे कर दिया उसने, सो उसको पेनल्टी लगा $1,500। इसने पहले ही पे कर दिया, उसको पेनल्टी लगा $1,500। क्यों पहले पे किया? क्योंकि इन दोनों लोन का टर्म क्या था, टेन्योर क्या था, 10 साल। तो आपको 10 साल के लिए इंटरेस्ट वगैरह पे करना था, लेकिन आपने पहले ही पे कर दिया, तो उसका इंटरेस्ट कितना लगा आपको, $1,500।
तो ये वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब तीसरा साल आएगा तो कितना इंटरेस्ट का एक्सपेंस डिडक्ट करने को मिलेगा और कितना अदर कॉस्ट डिडक्ट करने को मिलेगा, ये क्वेश्चन है। ईयर 1 ईयर 3, 1 हो गया पूरा, 2 हो गया पूरा, 3 मतलब तीसरे साल। सॉरी यहाँ पे मेरा गलती हो गया है कि ये समझ लो कि 20 था और ये था पहला 22, 1 आखो 20 आखो आखो बे आखो यानी सही बात में 20 आखो 21 आखो हाँ 22 22 सही है। अगर ये है तो ये लोन हमने पे किया तीसरे साल मतलब 22 के एंड में, तो ये तो पूरा ही आएगा 5,000 का इंटरेस्ट, ये तो पूरा मिलेगा ही 5,000 का इंटरेस्ट डिडक्ट करने को। इसके अलावा ये जो 7,000 है ये 3 साल का इंटरेस्ट है, लेकिन हमें तो सिर्फ 1 साल का ही गिनना पड़ेगा क्योंकि एक एक 22 को ये लोन लिया है और हमें 1 साल का ही गिनना है। तो 7,000 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा इसका इंटरेस्ट का एक्सपेंस गिने तो 5,000 पहली लोन से और 2333.33 दूसरी लोन से, मतलब इसको 5,000 में ऐड करें तो 7,333 ये हो गया हमारा इंटरेस्ट का एक्सपेंस। अभी क्या बोलता है कि 1,500 रुपया हमने पेनल्टी पे किया, इंटरेस्ट कितना आएगा वो पहले तो बताना है हमें। बोलो कितना आएगा इंटरेस्ट, कब इंटरेस्ट गिनना है हमें? इंटरेस्ट गिनना है थर्ड ईयर को, तीसरे साल को, सिर्फ तीसरे साल का इंटरेस्ट गिनना है भाई, सिर्फ तीसरे साल का। ये 5,000 का भी डिवाइड होगा ना, 5,000 डिवाइडेड बाई 3 क्योंकि ये भी 3 साल का ही है। तो इसका आएगा 5,000 नहीं आएगा, इसका आएगा 16,667। अभी इन दोनों का टोटल कर देता हूँ, 4,000 आएगा इसका तो। नहीं नहीं, इधर क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट फॉर ईयर 3। हाँ तो इंटरेस्ट फॉर ईयर 3, अच्छा तीसरे तीसरे साल साल का का। ही दिया हुआ है, ओके। इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, 3 साल का नहीं तीसरे साल का इंटरेस्ट, इसका 5,000 है इसका 7,000 है, 12,000 हुआ ना। तो ये तो पूरे पूरा मिलेगा ही 12,000। तो इंटरेस्ट तो मिलेगा ही 12,000 पूरा, तीसरे साल का इंटरेस्ट दिया हुआ है, सॉरी गाइस। तो ये लोन तो हमने एंडिंग में पे किया है, ये तो पे ही नहीं किया, ये तो नया लिया हुआ है, ओके। तो 12,000 इंटरेस्ट तो मिलेगा ही। और कॉस्ट कितना लगेगा? कॉस्ट, अदर कॉस्ट, अदर कॉस्ट तो ये सारा अदर कॉस्ट ही गिना जाता है वैसे तो। 1,000 प्लस 2,000, नहीं ईयर 3 के लिए ना, ईयर 3 के लिए तो सिर्फ ये वाला ही गिना जाएगा जो ईयर 3 में लोन लिया है हमने। ईयर 3 मतलब ये वाले ईयर में, 22 वाले ईयर में ये वाला ही गिना जाएगा। तो 500 500 हज़ार, हज़ार और 2,000 3,000, 3,000 और ये 1,500 और गिने जाएंगे तो 4,500। ओ अच्छा, हमसे पंगा ले गया है। तो मतलब गाइस एक और बात सुन लो कि ये जो ओरिजिनेटिंग फी होता है लोन लेने के लिए, जो ओरिजिनेटिंग फी होता है दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो 12,000 इंटरेस्ट वो हो गया प्लस 2,000 इंटरेस्ट ये हो गया, तो 14,000 इंटरेस्ट में जाएगा। और बाकी का ये कॉस्ट है वो कॉस्ट किस में जाएगा? अदर कॉस्ट में क्या क्या जाएगा? 500 300 200। और ये कॉस्ट भी, ये पेनल्टी जो पे किया हमने, पेनल्टी जो पे किया हमने प्री पेमेंट, उसको भी क्या किया कंसिडर किया जाता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। तो ये भी इंटरेस्ट ही गिना जाएगा। तो 14,000 प्लस 1,500 यानी कि 15,500 इज इंटरेस्ट। और तो फिर वो कॉस्ट कितना हो गया हमारा? सिर्फ $1,000। तो 15,500 एंड 1,000। ओ 15,500, 15,500 की 14,500 हुआ? 14,500 हुआ था ना? 14,500 हुआ था। कैसे देखो फिर से, ये तीसरे साल के लिए इंटरेस्ट था, ठीक है दोनों। तो 5,000 प्लस 7,000 12,000। अभी क्या बोल रहे हो उसमें कि जो ओरिजिनेटिंग फीस होती है, जो ओरिजिनेटिंग फीस होती है वो वो क्या किया जाता है? अमोटाइज किया जाता है। और वो जो अमोटाइज होता है हर साल
उसको अमोटाइजेशन एक्सपेंस नहीं बोलते, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो देखो ये ओरिजिनेटिंग फीस की 1000 थी, तो 1000 डिवाइडेड बाय 3 करना चाहिए मेरे को कि नहीं करना चाहिए? द लोन ओरिजिनेशन फीस आर ऑल्सो इन इंटरेस्ट की जगह पे ही होता है वो, तो उसको प्रीपेड इंटरेस्ट बोला ही जाएगा। लेकिन वो 3 साल नहीं, वो 10 साल के लिए था ना भाई। तो ये 1000 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना होगा? 100 रुपया, $100। तो इस साल का तो हम $100 देखेंगे, लेकिन मेन देखना है इस वाले का। सुनो, सबसे पहले तो इंटरेस्ट 12,000 तो हो चुका था, और ये 1500 जो कैन प्री पेमेंट पेनल्टी है उसको भी इंटरेस्ट ही गिना गिना जाना चाहिए। सो 12,000 प्लस 1500, तो 13,500 तो हो ही चुका। अब ये जो लोन ओरिजिनेशन फीस है ये 2000 बहुत ज़्यादा है, तो 2000 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो एक साल का कितना आएगा? 200। इसका 200 भी तो गिना ही जाएगा, प्लस 200। ओरिजिनेशन फ़ी का अमोटाइजेशन करते हैं, एक साल में ही पूरा नहीं लेने लेना है। 200 क्या गिना जाएगा? इंटरेस्ट। और ये जो है 1000, 1000 ओरिजिनेशन फ़ी था कितना? 1000। तो हमने क्या किया होगा पिछले सालों में? 1000 डिवाइडेड बाय 10, हर साल हमने $100 क्या किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया होगा। तो 2 साल ही हमने ये लोन रखा, तो 200 तो आ गया ना कॉस्ट। तो बचा कितना इसका? 800। तो अभी लोन खत्म कर रहे हैं, तो ये 800 भी क्या गिना जाएगा पूरा? इंटरेस्ट एक्सपेंस। 800, 200, 1000 प्लस 13,500, यानी हो गया 14,500। समझ आया? हाँ। तो 14,500 हो गया हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस। अभी क्या था? कॉस्ट। कॉस्ट। अदर कॉस्ट क्या आएगा? अदर कॉस्ट, अदर कॉस्ट क्या आएगा? तो अदर कॉस्ट तो क्या कुछ है, यही दोनों है। अदर कॉस्ट तो यही है, अदर कॉस्ट। और जो भी अदर कॉस्ट है वो अमोटाइज होता है। क्या होता है वो? अमोटाइज ओवर अ पीरियड ऑफ लोन। तो क्या क्या कॉस्ट है? ये $1000 का ये कॉस्ट है, और 2000 में से हमेशा 200 200 लेने हैं हमको। तो $1000 का जो कॉस्ट है अगेन डिवाइडेड बाय 10 ही होगा। तो हर साल हमें 100 ये मिलेगा डिडक्ट करने को, और 200 वहाँ से मिलने वाला था। यस और नो? 200 तो इंटरेस्ट हो जाएगा ना, 200 तो इंटरेस्ट हो जाएगा। चलो हम 1 बाय 1 गिनते हैं। अदर कॉस्ट की में क्या आएगा? इंटरेस्ट समझ आ गया पूरा? हाँ, इंटरेस्ट है। अभी समझते हैं अदर कॉस्ट। ये थोड़ा खिचड़ी बहुत हो गया नहीं? अदर कॉस्ट, तो अदर कॉस्ट क्या है हमारा? दूसरी लोन, जो पहला लोन तो खत्म ही हो गया, तो उसका अदर कॉस्ट का कोई बचता ही नहीं है कुछ। लेकिन लोन 2 का देखिए अगर हम, तो लोन 1 का भी आएगा, लेकिन अभी लोन 2 का देखते हैं। सिर्फ लोन 2 का क्या है कि है, लोन 2 का 1000 फीस था ना टोटल। अदर कॉस्ट 500 ये, 300 ये, 200 ये, कितना हुआ ये? 1000 हुआ। तो लोन 2 1000 डिवाइडेड बाय 10, 1000 डिवाइड बाय 10 ही करेंगे तो 100 आएगा लोन 2 का कॉस्ट। लेकिन जो लोन 1 था, क्या था? लोन 1, अभी उसमें कितना था कॉस्ट? देखो अमोटाइज करना, 250, 150 और 100, कितना हुआ? 300, 400, 500 हुआ। कितना हुआ? लोन 1 का कॉस्ट कितना है टोटल? 500। तो 500 डिवाइडेड बाय 10 किया होगा। तो हमने पिछले 2 सालों में 50 50 करके 100 तो ले लिया। 500 में से 100 निकल गया, तो कितना बचा इसका? 400। तो वो 400 इस बार ही ले लेंगे कॉस्ट पूरा, क्योंकि लोन खत्म हो रहा है तो सारा ले ही लेना पड़ेगा। तो कितना हो गया इसका कॉस्ट? 500 500। के। सो अदर कॉस्ट हो गया 500, और वो इंटरेस्ट हो गया 14,500। 14,500। एक और क्वेश्चन ऐसा गिन लेते हैं, मजा आ जाएगा। हम्म, मुझे घर जाना है। ठीक है, लेकिन एक देखते हैं, एक और एग्जांपल हमें देखना है कि उसने $1000 इंटरेस्ट पे किया है। कितना? 1000।
क्यों पे किया है पता है? इंटरेस्ट है, न्यू उसने नए कंप्यूटर्स खरीदे थे। क्या खरीदे थे? नए कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स। और वो कंप्यूटर्स को वो उसमें से 80% यूज़ उसका क्या था? बिजनेस का। तो 80% यूज़ अगर बिजनेस का था तो 1000 इंटरेस्ट में से सिर्फ कितना कॉस्ट मिलेगा? 800 800। फिर और उसने एक इंटरेस्ट पे किया है $2000 का। कितने का? 2000 ये इसने कंस्ट्रक्शन करवाया था। क्या करवाया था? कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए ही करवाया था। और वो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, कभी भी कंप्लीट होने वाला है, लेकिन 2000 कॉस्ट करवाया था। अभी इसका कितना लेना है नहीं है वो देखते हैं। और एक 10,000 इंटरेस्ट और पे किया है उसने, 10,000। उसका घर का हाँ, एक मॉर्गेज के लिए पे किया है। ओरिजिनल अमाउंट था इसका 100,000। और उसने क्या किया, 100,000 में से दो बाइफर्केशन किया। 50,000 उसने अपने घर का रिनोवेशन वगैरह करवाया। और जो 25,000 था उसमें से उसने एक ट्रक परचेस की, कार परचेस की वो बिजनेस के लिए। और जो बाकी बचा था उसने उसको बॉन्ड ले टैक्स एग्जेम्प्ट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, 25,000 25,000। तो कहने से ये दोनों तो पर्सनल यूज हो गए, ये सिर्फ बिजनेस यूज हुआ। तो 10,000 का 25% ही तो बिजनेस यूज हुआ। तो हम देखेंगे कि 25% ही होता है ये तो 2500 ही आएगा, 2500। समझ आया कि नहीं? अब ये बात है 2000 की, कि 2000 पूरा लेना है कि नहीं लेना है। अगर लेना है तो कितना आएगा? 45 और 5300 आएगा। क्योंकि ये तो कंस्ट्रक्शन के लिए ही लिया है तो आई थिंक मिल जाना ही मिल चाहिए। जाना या ओ ईयर 1 बिजनेस और ईयर 1 अच्छा, ये अमाउंट उसने पे किया है, लेकिन ये जो कंप्लीट होने वाला है वो दूसरे साल 5वें महीने में कंप्लीट होने वाला है। तो मतलब 2000 रुपया ये जो पे किया है हमने, ये टोटल कितने टाइम के लिए पे किया है हमने? 1 साल और 5 मंथ्स। 1 साल और 5 मंथ्स मंथ। तो मतलब टोटल 12 + 5 यानी कि 17 महीनों के लिए। तो 2000 डिवाइडेड बाय 17 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 12। तो 1411 ऐसे बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं ये आएगा ABCD जाने दो। देखो ये 2500 क्लियर है, ये 800 भी क्लियर है आई गेस। ये 800 ही मिलेगा वो तो। पता चला कि नहीं? वो तो चल गया वो 25% हमने वो ले लिया। मॉर्गेज के लिए जो था वो हमने नॉट एज बिजनेस इंटरेस्ट। ओके, ओके। ये जो इंटरेस्ट है कंस्ट्रक्शन के लिए, यहाँ पे हमें सिर्फ ये और ये मिलेगा। 800 ये आएगा, 2500 ये आएगा, मतलब 3300 ये आएगा बिजनेस डिडक्शन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्योंकि ये बिजनेस इंटरेस्ट के लिए ही था। लेकिन ये जो 2000 इंटरेस्ट पे किया है वो ऑन अ कंस्ट्रक्शन लोन फॉर हिज न्यू बिजनेस लोकेशन। नई बिजनेस लोकेशन के लिए उसने ये इंटरेस्ट पे किया है। तो क्या होता है पता है? हाँ, मेरे को समझ आ गया कि जब तक बिजनेस रेडी ना हुआ हो, मतलब वो लोकेशन रेडी ना हुआ हो, तब तक जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट होती है वो इसी बिल्डिंग की कॉस्ट में क्या होती है? कैपिटलाइजेशन। ये कैपिटलाइजेशन होगी तो उस पर क्या मिलेगा अपने को? डेप्रिसिएशन। एंड डेप्रिसिएशन इज आइटमाइज डिडक्शन। इट इज नॉट इंटरेस्ट के तरीके से वो हमको डिडक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी बिल्डिंग बना नहीं है, बनने के प्रोसेस में है, और तभी तक हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो उसके लिए वो आइटमाइज डिडक्शन बोला जाता है, इंटरेस्ट में वो नहीं आएगा। बिल्डिंग की एसेट में बिल्डिंग के वैल्यू वैल्यू में में ऐड हो ऐड होता है जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लास्ट देखते हैं, फिर वी विल रैप अप दिस वीडियो एंड देन वी विल कैच लेटर। ओके, लास्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल। जून को हमने कैश मेथड यूज कर रहा है कोई, उसने बोरो किया है 30,000। कितना बोरो किया है? 30,000 एक बैंक से, बिजनेस के लिए। किसके लिए? बिजनेस के बिजनेस के लिए। अभी इसको ये समझ लो कि 2024 में, ठीक है, और ये इसको लोन वापस करना है 24 के दिसंबर में, मतलब लास्ट महीने में उसको वापस करना है
इस पे 2,000 इंटरेस्ट दे के 2,000 इंटरेस्ट दे के वापस कितना करना पड़ेगा भाई इसको? 32,000 करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ हाँ हम्म। उसने क्या किया, एक और लोन ले लिया। जैसे अभी हमने पहले एक एग्जांपल करा ना कि नहीं किया? किया ना। तो उसने वो पेमेंट लोन को रीपे करने की बजाय, एक और लोन उसी बैंक से ले लिया। हाँ, मतलब उसी बैंक को बोला कि एक काम करो, आप हमें एक और 32,000 का लोन दे दो और ये पैसे आपको देने की ज़रूरत नहीं है, जो हमको आपको देने थे उसमें एडजस्ट करो। मतलब ये 2,000 इसको पैसा देना नहीं था, है ही नहीं उसके पास। और ये कौन सा मेथड है? कैश मेथड। कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है? कैश में था। कैश मेथड। सो इफ ही इज और शी इज यूजिंग कैश मेथड, पे तो किया ही नहीं, तो ये 2,000 तो डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। तो कितना इंटरेस्ट डिडक्ट करने को मिलेगा? 0। 0। गॉट इट? हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने ये दोस्तों को, सीखने को मिलेगा। ठीक है, और जिसको ये करना है उसके साथ भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक्स। थैंक मी लेटर।